मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर ब्रजकिशोर शर्मा और आज जो मैं बात करूंगा नीमूचाना हत्याकांड पर। नीमूचाना हत्याकांड अलवर राज्य के किसान आंदोलन के एक अंग के रूप में इसका अध्ययन हम करते रहे हैं, लेकिन नीमूचाना अलग से इसकी विशेषता है क्योंकि ये ऐसा कांड था जिसने पूरे हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के संसार का भी ध्यान आकर्षित किया था। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं दर्शकों से ये आग्रह करूंगा कि वे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते समय जो घंटी का आइकॉन आता है, घंटी का निशान आता है, उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि भविष्य में जो भी नया वीडियो में जारी करूंगा उसकी सूचना आपको ऑटोमेटिक मिलती रहेगी। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं क्योंकि अलवर राज्य में किसान आंदोलन राजस्थान के अन्य देशी रियासतों की तुलना में विलंब से ही आरंभ हुआ और यहाँ की जो स्थिति है न केवल अलवर की बल्कि पूर्वी राजस्थान के जो दूसरा और राज्य था भरतपुर, यहाँ स्थिति है, मैं अलवर की बात करूँगा कि अलवर में 80% कृषि भूमि खालसा के अंतर्गत थी। खालसा का मतलब था राज्य के सीधे प्रबंधन के अंतर्गत भूमि का संचालन, और यहाँ 20% भूमि ऐसी थी जो जागीर, तनख्वाह, इनाम और माफ़ी आदि आदि कैटेगरीज में आती थी, जिसमें राज्य के जिनको ग्रांटीज थे, जिनको अनुदान मिले हुए थे, वे अनुदान आते थे। तो यहाँ जो स्थिति है वो राजस्थान के अन्य रियासतों की तुलना में यहाँ की जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो ज़्यादा किसानोन्मुखी है, किसानों के हित में है, क्योंकि जो इस 80% भूमि खालसा के अंतर्गत है तो वहाँ राज्य की ओर से एक निश्चित व्यवस्था की गई, कानून और कायदे लिखित में जारी किए गए और उसी के माध्यम से भूमि का संचालन हो रहा था। यहाँ मनमानी जैसी बात नहीं थी कि चाहे जब राजस्व बढ़ा दिया चाहे जब घटा दिया। जो जागीर क्षेत्रों में होता था जहाँ ना किसानों के हक और हुकूक निर्धारित थे और ना कोई और स्थिति थी। तो ऐसी स्थितियों में क्या है कि जो जागीर क्षेत्रों में जो किसान की स्थिति थी वो अलवर राज्य में नहीं थी, और यहाँ पे बहुत जल्दी ही हम ये देखते हैं कि भू राजस्व प्रणाली, वहाँ का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है अलवर का, आज भी अनुकरणीय है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ 1876 में 1876 में पहला बंदोबस्त हुआ अलवर स्टेट में, और जिसको हम अंग्रेजी में सेटलमेंट कहते हैं, लैंड सेटलमेंट। तो फर्स्ट सेटलमेंट जो है ये 1876 में होता है और इसके माध्यम से भू राजस्व की दरें नकदी में निर्धारित की गई, क्योंकि तो इसके पहले जो भू राजस्व का संग्रह होता था वो वस्तु उपज के एक हिस्से के रूप में होता था, और वो जिन्स जिसे हम कहते हैं, वस्तु कहते हैं, उस वस्तु के रूप में संग्रह होता था। किंतु 1818 में ही वैसे तो ब्रिटिश जो पैरामाउंसी ब्रिटिश सर्वोच्चता जब कायम हुई तो उसके बाद से ये प्रयास होने लगा कि धीरे धीरे इस वस्तु के रूप में कर संग्रह को ख़त्म करके नकदी की ओर बढ़ा जाए। तो ये प्रोसेस तो पहले शुरू हो गया था, किंतु 1876 में प्रथम बंदोबस्त में जो व्यवस्था की गई थी उसमें भू राजस्व की कुछ वृद्धि भी की गई और ऐसी नकदी दरें निर्धारित की गई ताकि कैश के रूप में कर संग्रह किया जा सके। और इसके 20 वर्ष बाद हर 20 वर्ष बाद नए बंदोबस्त का एक प्रावधान भी रखा गया कि जिसमें उन 20 वर्षों के बाद उसका मूल्यांकन किया जाए पूर्व बंदोबस्त का, और बाद का बंदोबस्त को किस तरह से हम और कृषि के हित में कर सकें। वास्तविकता ये थी कि प्रबंधन जो किए जा रहे थे, सेटलमेंट्स जो किए जा रहे थे, ये एक तो भूमि का मापन बार बार होता था, तो भूमि तो वही की वही है, लेकिन मापन इसलिए होता था कि पास में पड़ी हुई कोई भी सरकारी भूमि को अतिक्रमण करके किसान अपने खेत में मिला लेते थे तो उसका रकबा बढ़ जाता था। तो इसके पीछे जो उद्देश्य है, बंदोबस्त के पीछे उद्देश्य तो ये होता है कि किस तरह से कृषि की तरक्की की जाए, किंतु इस समय जो चल रहा है वो है किस तरह से अधिक भू राजस्व वसूल किया जाए। तो जो दूसरा सेटलमेंट हुआ है वो शुरू हुआ है 1896 में, लेकिन 1899 में 1899 में दूसरा बंदोबस्त हो गया और इसमें भू राजस्व की भारी वृद्धि की गई। इसके बाद तीसरा जो सेटलमेंट हुआ है
वो 1922 में हुआ है। और जो 1922 में जो सेटलमेंट हुआ, हम इसी बात का अंदाज लगा सकते हैं कि लगभग जो भू राजस्व प्रचलित था उसमें 1.5 गुना एक साथ ही वृद्धि कर दी गई। और इस 1922 के जो बंदोबस्त है यही कारण बनता है इस नीमूचाना कांड के पीछे। जो शुरुआत होती है वो किसानों में जो असंतोष बढ़ता है और वे संगठित होने लगते हैं नई राजस्व प्रणाली के अगेंस्ट, तो ये चीज़ यहाँ सामने आती है। तो 1922 का जो तीसरा बंदोबस्त है इसकी कुछ खास बातें ये थी कि तीसरा जो बंदोबस्त हुआ 1922 का, इसमें 1.5 गुना वृद्धि तो हुई, और ये जो सेटलमेंट है इसे 1924 में, जो 1922 में हुआ है, 1924 में से लागू कर दिया गया। इस बंदोबस्त में जातीय आधार को समाप्त कर दिया गया था। तो एक दृष्टि से तो ठीक था, एक प्रोग्रेसिव कदम था कि कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रेट ऑफ रेवेन्यू के मामले में। रेट ऑफ रेवेन्यू जो है इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, अपर कास्ट और लोअर कास्ट, इट विल बी कलेक्टेड कॉमन ऑन दी कॉमन ग्राउंड्स। और पहले क्या था, जो कुछ अपर कास्ट होती थी उनको कुछ प्रिविलेजेस थे। तो जो नीमूचाना का कांड है, इस कांड में जो खास तौर पर राजपूत किसान हैं और राजपूत किसान का विद्रोह है, ये अपने आप एक विशेषता यह है इसकी, अलवर के इस आंदोलन की, नीमूचाना आंदोलन की, कि अब तक तो कुछ जातियों की प्रमुखता के साथ आंदोलन हो रहे थे, लेकिन यहाँ जो है राजपूत की राज्य का ही अंग थे, जहाँ जब अलवर का महाराजा अपनी शक्ति के लिए राजपूतों पर ही डिपेंड करता था, लेकिन बदलते परिवेश में एक स्थिति यह आती है कि वही राजपूत जो उसकी शक्ति का स्रोत थे वो उनके अगेंस्ट हो गए। और उस अगेंस्ट होने का कारण ये था कि राज्य ने उनके हितों का ख्याल नहीं रखा। तो पूर्व के जितने भी बंदोबस्त थे उसमें राजपूतों को विशेष प्रिविलेज था, वे भू राजस्व की दरें उनके ऊपर कम लागू होती थी। उसके ऊपर से जो कुछ वैसे लागें, बहुत ज़्यादा लाग बाग का बहुत बड़ा सवाल अलवर स्टेट में नहीं था जो अन्य राज्यों में जैसा था, किंतु लाग बागें थी ही। तो उस लाग, जैसे सिराना है, गांव खर्च है, चौकीदारा है, कई तरह की लागें होती थी, उन लागों को भी राजपूतों से वसूल नहीं किया जाता था। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बेचैनी राजपूत किसानों में थी, और जितना राजपूत किसान था वो अधिकांश विस्वेदार था, वो परमानेंट ऑक्यूपेंट ऑफ लैंड था, उनको हम जागीरदार नहीं कह सकते, किंतु वो विस्वेदार थे। और जो विस्वेदार है उसको जो विशेष दर्जा और मिला हुआ था वो खत्म कर दिया। दूसरा, ब्राह्मणों को भी दर्जा था, ब्राह्मण किसान भी कम राजस्व देता था। फिर मिडिल कास्ट के किसान उनसे थोड़ा ज़्यादा देते थे, और जो और नीचे का तबका है उनसे बहुत अधिक वसूल किया जाता था, और उनको तो लैंड होल्ड करने से लगभग उनको डिस्करेज किया जाता था, क्योंकि वे तो एग्रीकल्चरल लेबरर्स के रूप में ज़्यादातर काम करते थे। तो मैं खैर वो मेरा विषय नहीं है, अभी मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि 1922 का भूमि बंदोबस्त, जिसके अंतर्गत भू राजस्व की 1.5 गुना वृद्धि कर दी गई और 1924 में से लागू कर दिया गया, और इसका विरोध जो हुआ है वो सबसे पहले केवल राजपूत जाति के किसानों के द्वारा ही हुआ जो विस्वेदार थे। अन्य जो भूमि के, ऐसा नहीं कि भूमि के परमानेंट ऑक्यूपेंट्स केवल राजपूत और ब्राह्मण्स थे, अन्य को भी, खासतौर पर जो मिडिल कास्ट की में है, जो जिनको हम पीजेंट कास्ट भी कहते हैं, जैसे अहीर है, गुजर है, जाट है, इन सबको भी भू राजस्व के विस्वेदारी अधिकार प्राप्त थे। लेकिन उनके पास कोई रियायत नहीं थी, उनसे छीना नहीं गया, उनके ऊपर थोपा तो गया, लेकिन राजपूतों की जो रियायत थी वो छीन ली गई और उनके ऊपर अधिक राजस्व थोप दिया गया। तो इससे विस्वेदार और जो छोटे जागीरदार भी थे वे भी प्रभावित हुए। इसके अलावा अन्य जातियों के जो स्थायी भूस्वामी थे उनको भी इसके विरोध में थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस समय तक ये जो राजपूत हैं वो जो है सबसे आगे, पहली बार ये हो रहा है कि एक जन आंदोलन का नेतृत्व राजपूत लोग कर रहे हैं। तो ये जो नीमूचाना है ये केंद्र बना इस इलाके के, जैसे ये है बानसूर है, थानागाजी है, इसके अलावा ये जो नीमूचाना जो इलाका है जो कुछ तो राठ से मिलता है, इस इलाके के राजपूत काफ़ी शक्तिशाली रहे हैं। तो उन लोगों ने इसमें निर्णायक भूमिका अदा की। तो थानागाजी, बानसूर तहसीलों के जो विस्वेदार राजपूत थे उन्होंने अक्टूबर 1924 में यह निर्णय ले लिया कि वो भू राजस्व नहीं देंगे, और भू राजस्व नहीं देने के साथ की घोषणा के साथ साथ उन्होंने गांव-गांव में
मीटिंगें बुलाईं और नई भू राजस्व प्रणाली का विरोध आरंभ कर दिया, किंतु राज्य की ओर से इस प्रारंभिक विरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनको लगा कि ये बात यहीं खत्म हो जाएगी और इसका कोई बहुत ज़्यादा इसका विस्तार नहीं होगा। तो ये जो किसान ये हैं वहाँ के राजपूत, उन राजपूतों ने खासतौर पर थानागाजी बांसुर तहसील के राजपूतों ने, जो विस्वेदार थे, उन्होंने नई दरों पर भू राजस्व नहीं देने का निर्णय कर लिया और उन्होंने अपने आंदोलन को, तो राजा के पास तो वो अपनी रखे ही बातें, किंतु उनकी कोई मांग मानी नहीं गई, उन पर कोई विचार ही नहीं किया गया। और राज्य की उस समय महाराजा जयसिंह वहाँ के राजा थे। जयसिंह जी के साथ बाद में तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने उनको गद्दी से हटा दिया था, तो वो भी अपने आप में एक निरंकुश तबीयत के व्यक्ति थे और उनका जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे, उनके तरीके का उनका सोच था, बड़े माइटी किस्म के थे, तो वो किस तरह के इन चीज़ों को टॉलरेट करने वाले नहीं थे, तो उन्होंने उनको कोई ध्यान नहीं दिया। राजपूतों ने न केवल अपने अलवर में ही बल्कि अलवर से बाहर ही भी राजपूतों का समर्थन जुटाने का काम शुरू किया। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जनवरी 1925 में दिल्ली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का आयोजन हुआ। उस महासभा के आयोजन में इन्हीं इलाकों से, जो थानागाजी और बांसुर का इलाका है, यहाँ से लगभग 200 राजपूत उस सभा में शामिल हुए दिल्ली में और उन्होंने अपनी बात उस एक राष्ट्रीय स्तर की जो राजपूत पंचायत थी उसमें रखा। तो महासभा की ओर से प्रोत्साहित किया गया और उन्होंने हर तरह का समर्थन देने की बात भी कही। साथ ही ये कहा कि हम अपने स्तर पर भी महाराजा साहब को अपनी बात भेजेंगे। अब इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है कि उन्होंने भेजा या नहीं भेजा, किंतु कोई खास कुछ हुआ नहीं। तो राजपूत नेताओं ने, जब ये आंदोलन काफ़ी बढ़ गया, तो उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया और 1925 के आरंभ में ही इस महासभा जो हुई, क्षत्रिय महासभा, उससे लौटते ही उन्होंने एक मांग पत्र महाराजा के समक्ष प्रस्तुत किया। उसमें सबसे पहली मांग ये थी कि राजपूतों के जो विशेषाधिकार हैं उसको बहाल किया जाए और उनसे रियायती दरों पर भू राजस्व वसूल किया जाए। दूसरा था उनका कि चराई कर राज्य के उन किसानों से लिया जाए जिनके पशु राज्य द्वारा संरक्षित वनों में चरने के लिए जाते हैं। हर आदमी जो अपनी भूमि पर पशु चराता है और वो जो है पशुपालन का कार्य करता है, तो उससे टैक्स चराई का नहीं लिया जाए। तीसरा ये था, नई रूंधें नहीं बनाई जाए। एक रूंध शब्द शायद आपको अजीब लगे। रूंध क्या होता है? रूंध जो हैं वो शिकारगाह थे या वो रिजर्व फॉरेस्ट थे, उनमें जंगली जानवर जो हैं पलते थे और वे जंगली जानवर किसानों की खेती को नुकसान पहुंचाते थे। तो उनका ये था कि जो ऑलरेडी रिजर्व फॉरेस्ट हैं उनको रिजर्व रखें, लेकिन और नए फॉरेस्ट रिजर्व नहीं किए जाएं। और उन्होंने ये भी मांग की राजपूत किसानों ने कि उन्हें जंगली जानवरों को मारने की अनुमति प्रदान की जाए ताकि वो अपनी खेती की रक्षा कर सकें। और इसके अलावा नेक्स्ट उनका ये था कि उनके क्षेत्र में जो खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं, जिनको बंजर भूमि कहते हैं, बंजर ऐसी भी नहीं है कि उसमें खेती नहीं हो सकती, लेकिन वो ऊबड़ खाबड़ हैं या वो जो है एक सामान्य जनरल छोड़ी हुई हैं जो कि पब्लिक यूटिलिटी के काम आती हैं। तो उनका ये कहना था कि बंजर भूमि को बाहर के लोगों को नीलाम नहीं किया जाए। जो इन क्षेत्र के बाहर के लोग हैं उनको नीलामी में नहीं दिया जाए, क्योंकि वो उसको नीलामी में लेकर के और वो खेती करने लगेंगे। तो जो सार्वजनिक उपयोग जिस भूमि का हो रहा था, तो बंजर का मतलब यहाँ बज्र भूमि से नहीं है जिसमें पैदावार ना हो, जहाँ पशु चराने के लिए जो इलाके छोड़ दिए जाते थे, जहाँ गौचारा या दूसरे पशु चारण होते थे, उनको बंजर कहते थे। सब बंजर है हमारे पास। तो ये बंजर जो है, इसमें प्राकृतिक उत्पाद हो रहे हैं, घास उगता है, पेड़ पौधे उगते हैं, लेकिन खेती इसमें नहीं करते थे, तो उसका उपयोग होता था। तो उन्होंने कहा कि भाई उनके क्षेत्र की जो बंजर भूमि है उस पर ये जितने भी सुबेदार हैं वो सब अपना अधिकार समझते थे और उसका उपयोग वो करते थे। तो इसको बाहर के लोगों को नीलाम करके राज्य धन इकट्ठा करता था। तो इसकी उन्होंने डिमांड की। और एक अंतिम डिमांड थी, मंदिरों को जो माफ़ी की भूमि दी गई है उसे जब्त नहीं किया जाए। तो कई बार क्या होता था, या तो मंदिर की भूमियों को कई बार जब्ती हो जाती थी, तो उसमें था कि ये एक पवित्र धार्मिक कार्य के लिए जो भूमि आवंटित की गई हैं उन्हें जो है वापस राज्य को लेने का अधिकार नहीं है। ये बातें उन्होंने रखी। और इसके साथ
ये जो डिमांड्स थी, इन पर भी राज्य की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो ये जो आंदोलन का केंद्र बन रहा है वो नीमूचाना गांव था। नीमूचाना कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, एक कस्बा ही था, कस्बा क्या बड़ा गांव था। तो नीमूचाना को इन्होंने अपना केंद्र बनाया और वहां से ये आंदोलन का संचालन करने लगे। जब राज्य के द्वारा सुनवाई नहीं हुई तो ये जो राजपूत किसान हैं नीमूचाना के या नीमूचाना एरिया के, उन्होंने एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना को भी अपना पक्ष प्रस्तुत किया, किंतु राज 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 महाराजा को सलाह देने के बाद भी महाराजा ने इस पर कोई विचार नहीं किया। तो इस तरह से राजपूतों ने तय कर लिया कि जब तक फसल आ चुकी थी कि जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक हम राजस्व अदा नहीं करेंगे। और साथ ही साथ सरकार की ओर से, जो महाराजा की सरकार थी, उन्होंने प्रशासन ने यह आदेश पारित कर दिया कि जब तक किसान राजस्व अदा नहीं करेगा वो खलिहान से अपनी उपज नहीं ले जाएगा। तो इस तरह से प्रशासन के साथ राजपूत किसानों की खासतौर पर ये सीधा कॉन्फ्रंटेशन आरंभ हुआ और राजपूत किसानों ने जबरदस्ती अपने घर फसल को ले गए और राजस्व का भुगतान नहीं किया। तो इससे प्रशासन को लगा कि उनके जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है। और दूसरी तरफ राजपूतों में ये भावना बनने लगी कि हमारा जो ये एक्ट है कि हमने सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए और राजस्व अदा किए बिना खलिहान से हम अनाज को अपने घर ले गए हैं, तो इसे राज्य ऐसे सीधे रूप में स्वीकार नहीं करेगा, तो कोई कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो राजपूतों ने नीमूचाना में ही अपने घरों में हथियार इकट्ठा करना शुरू कर दिया और आसपास के राजपूतों का वहां आना जाना बढ़ गया और वहां पर काफ़ी लोग रुक भी गए। तो ऐसी स्थिति में जब लगा कि मामला गर्म हो रहा है तो 6 मई 1925 को अलवर के दीवान ने एक आदेश जारी किया, जिस आदेश में कहा गया कि 1 महीने तक थानागाजी, बानसूर, नारायणपुर, मालाखेड़ा, राजगढ़ और बहरोड थाना क्षेत्रों में, लगभग ये 7 थाना क्षेत्रों में ये आदेश कर दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी तरह का हथियार लेकर के नहीं चलेगा। तो हथियार रखने पर रोक लगा दी गई। साथ ही थानों को यह आदेश भी दिया गया कि जिनके पास हथियार हों उन्हें जब्त कर लिया जाए। तो ये एक ऐसी कार्रवाई थी जो राजपूत किसान थे उनको शांत करने के स्थान पर और अधिक आंदोलित कर रही थी। तो मई 1925 के प्रारंभ में राजपूतों का नीमूचाना में जमावड़ा शुरू हो गया। तो जब ये स्थिति लगी कि भाई यहाँ गंभीर हो सकता है मामला, तो तुरंत में महाराजा साहब ने एक जांच आयोग नियुक्त किया। वह जांच आयोग सही अर्थों में देखा जाए तो वो कुछ भी ऑफर करने आया ही नहीं था, बल्कि वो तो केवल जांच करने आया था कि मामला क्या है। और वास्तविकता ये थी 7 मई 1925 को ये जो आयोग है ये नीमूचाना गांव पहुंचा। नीमूचाना गांव पहुंच करके इस आयोग के सदस्यों ने, इसमें एक जज भी थे, कोई प्रशासनिक अधिकारी भी थे, कमेटी थी पूरी, वो वहाँ पहुंची तो राजपूत नेताओं से अलग अलग बातें की और उन बातों का कुल मिलाकर के जो अर्थ था वो ये था कि ये कोई शांति आयोग नहीं था, बल्कि ये तो एक खुफिया आयोग था। ये खुफिया आयोग इस बात का जायजा लेना चाहता था कि नीमूचाना के लोगों के पास किस तरह की तैयारी है, किस तरह के हथियार इकट्ठे कर रहे हैं और किस तरह के आदमी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ताकि उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई जा सके। तो 7 मई को ये घटना हो रही है, आयोग जा रहा है और 13 मई को बिना किसी सूचना के इस नीमूचाना गांव को सेना ने घेर लिया। सेना में पुलिस भी, राज्य पुलिस भी थी, उनके अपने जो सेक्रेटरी, जो छोटी मोटी फौज होती थी वो भी थी और ब्रिटिश जो है सैनिक सहायता भी उनको मिली। तो कुल मिला करके 13 मई को एक गांव को इस फौज ने जाकर के घेर लिया और किसानों को ये हिदायत दी गई कि या तो वो राजस्व अदा करें, आंदोलन को ख़त्म करें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और 14 मई 1925 को प्रातःकाल मतलब थोड़े अंधेरे के समय ही सेना ने इस गांव पर ही अटैक कर दिया। परिणाम क्या हुआ इसमें मैं आगे इसकी बात करूं, उसके पहले जैसे इसमें कुल मिला करके ये हुआ कि गांव में आग लगा दी गई, कई जगह पशु भी मारे गए, चारे भी जला दिए गए, अनाज भी जला दिया गया। तो कुल मिलाकर के शत्रु के साथ जो व्यवहार किया जाता है, तो इस गांव को घेर करके, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग
सुबह प्रातः 4-5 बजे के आसपास, जिस समय आदमी सोया होता है, और उस समय उसके ऊपर ये जो विभत्स फौजी कार्रवाई हुई, इसका परिणाम ये हुआ, इसमें 600 लोग घायल हुए और 156 लोग मारे गए। लेकिन ये केवल और केवल सरकारी आंकड़ा है, किंतु ये जो मरने वालों की संख्या है, लोग ऐसा कहते हैं कि वो रिकॉर्ड में नहीं आ सकी, किंतु जो एक ओरल ट्रेडिशन चली आ रही है, या एक जो लेजेंड चलते हैं, उसमें कहते हैं कि इसमें 1000 से ऊपर आदमी मारे गए थे, और जो घायल हुए उनकी संख्या भी ये सरकारी आंकड़े से बहुत ज़्यादा थी। तो इस कांड में मतलब ये 2 घंटे के दौरान लगभग ये कार्रवाई हो गई, जिसमें राज्य रिकॉर्ड के हिसाब से 156 लोग मारे गए, 600 घायल हुए, और सैकड़ों लोगों को इसमें बंदी बना लिया गया। तो ये जो नीमूचाना गोलीकांड है 14 मई 1925 का, इसको लेकर के जो है दिल्ली में तमाम समाचार पत्रों में इसके खिलाफ लेख छपे, और इसे एक अमानुषिक नरसंहार की संज्ञा दी गई, जो कि लज्जित करने वाली थी। तो ये जो ये आंदोलन नीमूचाना का, नीमूचाना के किसानों, राजपूत किसानों को कितना लाभ मिला एक अलग बात है, किंतु इससे जो राष्ट्रीय आंदोलन इस समय चल रहा है उसको काफ़ी बल मिला है। और राजस्थान में ख़ास तौर पर, क्योंकि यहाँ के जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, उन किसान आंदोलनों को और प्रेरणा यहाँ से मिली है। तो इसमें जो गिरफ्तार किए गए, उसमें फाइनली 39 लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया गया, ये रिकॉर्डेड है, और 39 में से 9 लोगों को तो दोष मुक्त कर दिया गया, और 30 लोगों को विभिन्न अवधि की सजाएं सुनाई गई। किंतु जनवरी 1926 में महाराजा ने अलवर महाराजा ने आम माफ़ी प्रदान कर दी इनको, और उनको लगा कि ये उसके जो जस्टिफाइड आंदोलन था, तो उन्होंने जो कटुता पैदा हुई राजा और किसान के बीच में, या राजा या राजपूतों के बीच में, उस कटुता को कम करने के लिए जो है कुछ प्रयास किए गए। अब ये जो गोलीकांड हुआ है, इसमें ऐसा नहीं है कि राजपूत मारे गए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो मारे गए वो दलित लोग मारे गए, जिन दलितों का इतना बड़ा ये मुद्दा नहीं था, क्योंकि गांव की पेरा फेरी में जिनकी बस्ती होती है वो ज़्यादातर दलित वर्ग के लोग थे। तो जो सूची प्राप्त होती है, उस सूची में जाटव जाति के लोगों की संख्या बहुत अधिक दिखाई देती है, और क्योंकि ये गांव के सरहद पर रहते हैं, एक तरह से गांव में प्रवेश करो पहले इनकी बस्ती होगी, तो उनको सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, और वे गरीब भी थे। तो उसमें ये हुआ कि जो जिन परिवारों के मानव हानि हुई है, तो उस प्रत्येक परिवार को 128 रुपये पर हेड राज्य की ओर राजकोष से एक कंपनसेशन के रूप में देने के आदेश 18 नवंबर 1925 को जारी किए। इसके अलावा किसानों ने जो मांग पत्र प्रस्तुत किया था, उनकी सारी मांगें मान ली गई, और तीसरी बात उसमें ये हुई कि जो पुरानी पद्धति के राजस्व प्रणाली चल रही थी, उसको आगे के लिए कंटिन्यू कर दिया। तो इस तरह से ये जो आंदोलन है नीमूचाना का, या नीमूचाना का जो हत्याकांड है, अलवर के किसान आंदोलन का एक पार्ट, इस हत्याकांड का परिणाम स्थानीय तौर पर तो जो मैंने बताया कि भाई जिनको लॉस हुआ उनको कंपनसेशन दिया गया, बट ह्यूमन लॉस कैन नॉट बी कंपनसेटेड बाय दिस मनी। लेकिन चलिए जो भी है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि ये आंदोलन जिन मुद्दों पर खड़ा हुआ उनको अल्टीमेटली महाराजा ने स्वीकार कर लिया। तो इससे एक और तो जो भारत की आज़ादी की लड़ाई का कॉज था वो सर्व हुआ, और दूसरी ओर जो राजस्थान के अन्य किसान आंदोलन थे, उन किसानों में और जोश। हम देखते हैं 1925 का ये नीमूचाना कांड है, इसके बाद ही जो शेखावाटी का किसान आंदोलन है उसमें बहुत तेजी आती है, और शेखावाटी का क्षेत्र भी, ये जो झुंझुनू का खासतौर पर अलवर स्टेट के पास से लगता ही था, तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट उस पर दिखाई देता है, और अलवर राज्य में भी एक चेतना इससे आई। और आगे हम देखेंगे किस प्रकार से इसी आंदोलन की श्रृंखला में आगे एक मेव विद्रोह होता है 1932-33 का। उस पर है बात अगले वीडियो में करेंगे। और आप अधिक विस्तार के लिए मेरी पुस्तक राजस्थान में किसान और आदिवासी आंदोलन पढ़ें, उसमें अलवर राज्य पर विस्तार से लिखा गया है। इसके अलावा जो लोग अंग्रेजी में किताब पढ़ना चाहें
तो मेरी किताब है मास मूवमेंट्स एंड फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, उसमें भी इनको मैंने विस्तार से कवर किया है। नमस्कार।